मैं आप लोगों को दोस्तों मैं बी.एल. अग्रवाल हूँ, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर, एडवांस अकाउंट सीए इंटर। इसमें मैं आप लोगों को आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज का फॉर्मेट जो है ना बेटा, वो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट में दिया हुआ है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मेन जो मार्क्स रहते हैं ना, खासतौर पे जब सिर्फ बैलेंस शीट का क्वेश्चन आए तब वो आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के मार्क्स रहते हैं। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है ना बेटा, लीगल फॉर्मेट, वो एकदम लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। तो जो लीगल फॉर्मेट है ना, वो आप लोग को मैं दिखा रहा हूं अपनी सीट में। इसमें से कुछ चीजें मिसिंग होगी तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में नॉर्मली दो आइटम रहते हैं क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। मगर ध्यान रखें, एक तीसरा आइटम और भी है, और वो तीसरा आइटम है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसको याद रखेंगे आप लोग। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत आता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट नया है प्यारे बच्चों। सेकंड पॉइंट का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट अगर क्वेश्चन में दिया होगा, उसको आप सेकंड पॉइंट के अंतर्गत शो कर दीजिएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी जिसकी मैच्योरिटी पीरियड बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के बाद है। अगर बैलेंस शीट के 12 महीने के अंदर हुई तो उसको अपन लोग करेंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है तो लॉन्ग टर्म लोन का जो पोर्शन 12 महीने के अंदर पेबल होगा उसको अपन लोग करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग बोल के शॉर्ट टर्म बोरिंग में शो करते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म बोरिंग को नॉन करेंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी में एक लॉन्ग टर्म बोरिंग आता है, बी पॉइंट आईएमपी है, याद रखिएगा, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ट्रेड पेबल है। टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो इंटरप्राइज एंड स्मॉल इंटरप्राइज एंड टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर अदर देन माइक्रो इंटरप्राइज एंड स्मॉल इंटरप्राइज। ये भी एक नया पॉइंट है बच्चों। माइक्रो इंटरप्राइज और स्मॉल इंटरप्राइज का अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको अपने को क्रेडिटर्स में अलग से दिखाना पड़ता है और बाकी क्रेडिटर्स को अलग से अपने को शो करना पड़ता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी की कंपैरिजन कर सकते हो। वहाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग है, यहाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग है। वहाँ डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, यहाँ ट्रेड पेबल है। वहाँ पर अदर करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, यहाँ अदर करेंट लाइबिलिटी है। वहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। एसेट्स में पीपी, पीपी में टेंजिबल एसेट आएगा, इनटेंजिबल एसेट आएगा, कैपिटल डब्ल्यूआईपी आएगा, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट आएगा। नॉर्मली अपन लोग ऐसे शो नहीं करते हैं। नॉर्मली अपन टेंजिबल एसेट को शो करने की जगह डायरेक्ट पीपी शो कर देते हैं। पीपी, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल डब्ल्यूआईपी। कैपिटल डब्ल्यूआईपी में क्या आता है, अगर कोई फिक्स सेट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज है, जो खर्चा उसमें लग चुका है, उसको कैपिटल डब्ल्यूआईपी में शो करते हैं। फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट आ गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बी पॉइंट आ गया। डिफर्ड टैक्स एसेट सी पॉइंट आएगा बेटा। नॉन करेंट एसेट का सी पॉइंट याद रखिएगा, डीटीए। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस आ गया और अदर नॉन करेंट एसेट आ गया। 5 आइटम आ गए नॉन करेंट एसेट में। करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, अदर करेंट एसेट। इसके अलावा बैलेंस शीट के फुट नोट में आता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट, बैलेंस शीट के फुट नोट में। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को आपकी जो सीट है ना बेटा, वो निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 24। उसमें ये जो 22 कंसेप्ट नोट है, इन 22 कंसेप्ट नोट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये पूरे कंसेप्ट नोट बैलेंस शीट के शुरू के 4 क्वेश्चन बनाने के लिए काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको कॉल्स इन एरियर दिया हुआ है, उसको शेयर कैपिटल से माइनस के शो कीजिए। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपने को शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश दिया हुआ है, या शेयर इशूड फॉर एक्वाजिशन ऑफ लैंड वगैरह दिया हुआ है, उसको आप लोग शेयर कैपिटल के नोट में इनर कॉलम में शो करेंगे।
आउट ऑफ द अबव सो मेनी शेयर हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लेकिन जो मेन ट्रायल में उसमें जो शेयर कैपिटल है उसमें इसका इंपैक्ट आ चुका रहता है, इसके इंपैक्ट को उसमें मत लीजिएगा। फिक्सेट में अपने को ट्रायल में जो दिया रहता है वो रहता है ओरिजिनल कॉस्ट। एडिशनल इन्फॉर्म ट्रायल में जो दिया रहता है वो रहता है WDV। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट को इनर कॉलम में दिखाओ पीपी के नोट में, WDV को आउटर कॉलम दिखाओ, डिप्लीशन टू दैट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कई बार अपने को इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू भी इंक्लूड है ऐसा लिखा रहता है। उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू को लोन में से माइनस करके बाकी लोन को लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाते हैं और इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू को अदर करेंट लायबिलिटी में शो करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स को शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर दिया हो तो आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ को अलग दिखाइए। अदर्स का मतलब होगा टोटल ट्रेड रिसीवेबल में से आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ को माइनस करके जो बचेगा वो अदर्स होगा, उसको अलग से दिखा दीजिए। पीएल अकाउंट को रिजर्व एंड सरप्लस में शो कीजिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आता है। अनसेक्योर्ड लोन अगर दिया है ट्रायल के क्रेडिट साइड में उसको भी लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो कीजिएगा। लोन एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी दिया हुआ है, या तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखा सकते हो या लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखा सकते हो, आपकी एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि बैलेंस विथ बैंक में इतने रुपए अनशेड्यूल्ड बैंक का है, तो जब सीसी का नोट बनाओगे बेटा तो बैलेंस विथ बैंक को 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाना, अनशेड्यूल्ड बैंक का अदर्स अलग और अदर्स का अलग। अदर्स मतलब टोटल एज पर बैलेंस शीट माइनस अनशेड्यूल्ड बैंक, टोटल एज पर ट्रायल बैलेंस। अगर क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व में कितने रुपए ट्रांसफर करना है ये दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसको रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व में प्लस कर देना, पीएल में से माइनस कर देना। प्रपोज डिविडेंड यहां पर आप ध्यान सुन लीजिएगा। प्रपोज डिविडेंड अगर बैलेंस शीट की डेट के बाद प्रपोज हुआ है वो मेन बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका नोट लिख के आइएगा। इसके नोट में आप क्या लिख के आएंगे कि सिंस द डिविडेंड हैज बीन प्रपोज्ड या डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, हेंस नो इफेक्ट हैज बीन टेकन इन द अफोरसेड बैलेंस शीट। ये नोट 1 मार्क्स कैरी करता है, जरूर लिख के आइएगा। डबल सुन लीजिए, सिंस द डिविडेंड हैज बीन प्रपोज्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, हेंस इट हैज नॉट बीन एडजस्टेड इन द अबव बैलेंस शीट। ये नोट आपको देख के आना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रायल के डेबिट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है, उसको जनरल रिजर्व में एडजस्ट करने बोला है, तो अपन लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को जनरल रिजर्व में माइनस कर देंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस खुद एसेट साइड में नहीं आएगा। मई 25 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, मई 25 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें भी ट्रायल में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ था, लेकिन उसमें ये नहीं दिया हुआ था कि उसको जनरल रिजर्व में एडजस्ट करो। एडजस्ट तो करना कंपलसरी है AS 26 के अनुसार, तो उसको अपन लोग कुछ नहीं दिया है तो पीएल में एडजस्ट करेंगे। 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, एक जनरल रिजर्व में एडजस्ट करना, एक पीएल में एडजस्ट करना, एक क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें अपने को इस साल का पीएल बना ही नहीं है। अगर इस साल का पीएल नहीं बना है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सीधा अदर एक्सपेंस में चला जाएगा पीएल अकाउंट में। अगर पीएल अकाउंट बनने के बाद सिर्फ बेनिफिट बना रहे हो तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को जनरल रिजर्व में माइनस करो या पीएल में माइनस करो। अगर पीएल खुद नहीं बना है तो उसको अदर एक्सपेंस में शो करो। बैंक बैलेंस में अगर डिपॉजिट फॉर 9 मंथ इंक्लूड है तो उसको माइनस कर देना, और ये डिपॉजिट फॉर 9 मंथ को भी सीसी के नोट में दिखाना अलग से। अनसिक्योर्ड लोन में बैंक और रिलेटेड पार्टी का लोन इंक्लूड है, माइनस कर देना, लेकिन वहीं पर शो कर देना इसको, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग में। अनपेड डिविडेंड लिखा हो या डिविडेंड पेबल लिखा हो ट्रायल के क्रेडिट साइड में अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। 18 नंबर पॉइंट, अगर ये लिखा हो कि लॉन्ग टर्म लोन में इतने रुपए इंक्लूड है जो कि 12 महीने के अंदर पेबल है, तो लॉन्ग टर्म लोन में जितने रुपए 12 महीने के अंदर पेबल इंक्लूड का लिखा है ना बेटा, उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाइएगा। उसको लिखिएगा हेडिंग करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, और बाकी लॉन्ग टर्म लोन को दिखाइएगा बाकी लॉन्ग टर्म लोन को लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो कीजिएगा। 19 नंबर, अगर बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट के बाद, मतलब बिल रिसीवेबल अगर आपने डिस्काउंट कर लिए हैं बेटा लेकिन वो मैच्योर होंगे बैलेंस शीट के बाद, तो उसको आप लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट की हेडिंग में शो कीजिएगा। इन्वेंट्री में अगर लूज टूल्स इंक्लूड है वो भी इन्वेंट्री में ही आएगा।
अगर कंपनी ने किसी पीपी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है लेकिन 31 मार्च तक वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का कमिटमेंट कर दिया है बैलेंस शीट से पहले लेकिन बैलेंस शीट डेट तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो उसको अपन लोग मेन बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, उसको अपन बैलेंस शीट के फुटनोट में कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट में शो करेंगे। यहां पर एक 22 नंबर पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग, जो कि सितंबर 25 के एग्जाम में आया था। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। क्वेश्चन में अगर ये लिखा है ना, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, तो इसको अपन लोग कंटीजेंट लायबिलिटी में शो करते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी में मतलब कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम कर दिया गया है जो अभी लायबिलिटी नहीं बना है, इसको भी कंटीजेंट लायबिलिटी में शो करते हैं। अब आपकी सीट में 4 क्वेश्चन हैं बैलेंस शीट के। क्वेश्चन नंबर 1, शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 2000 शेयर अदर देन कैश है, 1000 कॉल्स इन एरियर है। अपन लोग कैसे शो करेंगे इसको, 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए इच फुली कॉल्ड अप, आउट ऑफ विच 2000 शेयर अदर देन कैश, और फिर कॉल्स इन एरियर को माइनस करके पेड अप कैपिटल निकाल के मेन बेनिफिट में शो कर देंगे। लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी सेम रहती है, पीपी में दिखा दो। बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर का अपने को डब्ल्यूडीवी ऊपर दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट नीचे दिया हुआ है। ओरिजिनल कॉस्ट को इनर कॉलम में दिखाओ पीपी के नोट में, डब्ल्यूडीवी को आउटर कॉलम में दिखाओ, दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन टू डेट निकालो। लोन फ्रॉम जनरल जब दिया हुआ है अपने को रिजर्व में आ जाएगा। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड 7,500 रुपए है, माइनस कर दो। इंटरेस्ट एक्रूड को ओसीएल में दिखाओ, बाकी लोन को एलटीबी में दिखाओ। सेक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन को एलटीबी में इनर कॉलम में शो करना है। इन्वेंट्री इसका नोट बन जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन ट्रेड रिसीवेबल। एडवांस ट्रायल के डेबिट में दिया है मतलब एसेट है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस मानिएगा, लॉन्ग टर्म मत मानिएगा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में शो कर दीजिएगा। डिविडेंड पेबल अदर करंट एक्टिविटी पीएल रिजर्व प्लस कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को दिखा दीजिएगा सीसी में। बैंक बैलेंस में इतने रुपए अनशेड्यूल्ड बैंक का है, इसको अलग से शो कर दीजिएगा। फिर ट्रेड पेबल को ट्रेड पेबल में शो कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 जो क्वेश्चन का है, मशीन की इरेक्शन के लिए अपन ने ऑर्डर दिया है लेकिन वो ऑर्डर अभी इनकम्प्लीट है, ये अपना कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट में आता है, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट नॉट येट एग्जीक्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में नया पॉइंट जो होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 5, 20,000 रुपए जनरल लेजर में ट्रांसफर करने बोल रहा है, पीएल में माइनस करो, जनरल लेजर में प्लस करो। पॉइंट नंबर 6, बीओडी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2 अप्रैल 21 को, बैलेंस शीट के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, इसको नोट्स में दिखाइएगा और कहीं पर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में रिपेबल विद इन 1 ईयर 2 लाख रुपए लिखा है, रिपेबल विद इन 1 ईयर लिखा है, तो ये करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग के नाम से जाना जाता है, इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग की हेडिंग में शो कर दीजिएगा, बाकी लोन को लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो कर दीजिएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि इसको जनरल रिजर्व में एडजस्ट करना है, तो जनरल रिजर्व में से उसको माइनस कर दीजिएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस खुद एसेट साइड में नहीं आएगा। बेटा अब मैं आप लोग को 2 ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि ये सितंबर 25 के मेन एग्जाम में आया था, 14 मार्क्स का। ये बेनिफिट का क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ये मई 25 के मेन एग्जाम में आया था। इन दोनों क्वेश्चन को मैं आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करवा रहा हूं, और इनके सॉल्यूशंस जो मैंने क्लास में लिखवाए थे उनको भी मैं शेयर करवा रहा हूं। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन और इनके सॉल्यूशंस को टेलीग्राम से देख लीजिएगा। मैं इसको लेक्चर दे के आपको कंप्लीट करता हूं, ये दोनों क्वेश्चन को मई 25 सितंबर 25। इन 2 क्वेश्चन को आपको जरूर बना के जाना चाहिए, बैलेंस शीट के दोनों क्वेश्चन हैं। पहले सितंबर 25 के मेन एग्जाम का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 31 मार्च 25 को अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एक कंपनी का, 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट,
बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को अपन लोग दिखाते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को अपन दिखाते हैं शेयर होल्डर फंड के सी पॉइंट के रूप में। तो वहां पर आप लोग शो कर दीजिएगा जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में लिखा हुआ है 20,000 रुपये रिवेल्युएशन रिजर्व है, इसको अलग से दिखा दीजिएगा रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। कैपिटल रिजर्व में से माइनस कर देना, रिवेल्युएशन रिजर्व दिखा देना। पीएल अकाउंट, एसपीए, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बेटा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को नॉन करेंट लाइबिलिटी का बी पॉइंट है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, वहां पर दिखाते हैं। 10% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। लोन फ्रॉम एसएसए फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अदर लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फ्री होल्ड लैंड, प्लांट मशीन, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, कैपिटल डब्ल्यूआईपी। बेटा कैपिटल डब्ल्यूआईपी पीपी के हेड में अलग से आता है पॉइंट नंबर 3 के रूप में। ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट भी इन्वेंट्री को ही बोलते हैं, तो गुड्स इन ट्रांजिट को भी इन्वेंट्री के हेड में दिखाइएगा अलग से। कॉल्स इन एरियर, शेयर कैपिटल माइनस कैश और बैंक बैलेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन का पहला पॉइंट ऑथोराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल के नोट में दिखा दीजिएगा अलग से। पहले ए पॉइंट लिखिएगा ऑथोराइज कैपिटल, वो मेन बैलेंस शीट में नहीं आएगा। 5,000 शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो इशूड कैपिटल दिखाओगे उसके, जैसे ये 40 लाख रुपए है, 100 रुपए शेयर हैं, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच फुली कॉल्ड अप 40 लाख, आउट ऑफ विच 5,000 शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर इसमें से माइनस कीजिएगा कॉल्स इन एरियर को, तो पेड कैपिटल आएगा। डिबेंचर ऑफ ग्लैड लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ ग्लैड लिमिटेड अपने को दिया था, ये इन्वेस्टमेंट अपन कर रखे हैं। डिबेंचर ऑफ ग्लैड लिमिटेड आर एक्वायर्ड बाय द कंपनी विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग देम फॉर मोर देन 2 ईयर। तो इसका मतलब ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको 1 साल से ऊपर रखने का इरादा हो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है। ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, बैलेंस शीट में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीन 41 लाख रुपीज है। ऊपर अपने को प्लांट मशीन की डब्ल्यूडीवी दिया हुआ है 26.80, यहां अपने को कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट को इनर कॉलम में दिखाओ, डब्ल्यूडीवी को आउटर कॉलम में दिखाओ, डिप्रेशन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंस इन लोन फ्रॉम एसएसए फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंक्लूड 45,000 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इसको लोन में से माइनस कर दीजिएगा, बाकी लोन को एलटीवी में दिखाइएगा, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू को ओसीएल में शो कीजिएगा। लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट मशीन, लोन इज रिपेबल इन जून 28। ऊपर अपने को ट्रायल बैलेंस की डेट दिया है 31 मार्च 25, लोन रिपेबल है जून 28 में, 3 साल के बाद रिपेबल है, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ गया। इसको इनर कॉलम में शो कीजिएगा हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट मशीन को। शॉर्ट टर्म बोरिंग इंक्लूड लोन फ्रॉम दिस, लोन फ्रॉम दिस। क्या रोल है इसका? ऊपर ट्रायल में आपको जो शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया होगा ना, उस शॉर्ट टर्म बोरिंग में से इन दोनों को माइनस कर देना, बाकी को शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखा देना, और इन दोनों को भी अलग से शॉर्ट टर्म बोरिंग में ही दिखा दीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल दिस मच आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, ट्रेड रिसीवेबल की हेडिंग में इसको अलग से दिखाइएगा, और अदर्स लिख के जो ट्रायल बैलेंस में आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है इसमें से इसको माइनस करके बाकी ट्रेड रिसीवेबल को अदर्स के नाम से शो कीजिएगा। कंपनी ऑन द एडवाइस बीआर फॉर दिस मच मैच्योरिंग ऑन 6 मई 25 हैव बीन डिस्काउंटेड ऑन 15 मार्च 25। ये बीआर जो अपन ने डिस्काउंट करवाए हैं इसका मेन ट्रायल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी तो जर्नल एंट्री हो चुकी है। इसको खाली बैलेंस शीट के फुटनोट में कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट की हेडिंग में शो करना है, क्योंकि ये बैलेंस शीट के बाद 6 मई को मैच्योर होगा। कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वेल्यूअर रिवैल्यूड द फ्री होल्ड लैंड एट 40,50,000 रुपए। लैंड का रिवैल्यूएशन हुआ है 40,50,000 रुपए। ट्रायल बैलेंस में जाइए, ट्रायल बैलेंस में लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट है 30.88, 30.88 है ओरिजिनल कॉस्ट। इसकी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है देख लीजिए, 40,50,000 रुपए है। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, 9.62 आ गया रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू
रिवेल्युएशन रिजर्व अकाउंट 9.62 एक तरफ लैंड में प्लस कर देंगे, एक तरफ रिवेल्युएशन रिजर्व में रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर देंगे। रिजर्व एंड रिजर्व अपने को रिवेल्युएशन रिजर्व ऑलरेडी 20,000 पे दिया हुआ है, इसमें ये वाला रिवेल्युएशन रिजर्व और प्लस कर दिया जाएगा और लैंड जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगी पीपी के नोट में वो 40.5 आउटर कॉलम में आएगी, मगर इनर कॉलम में उसको शो करना जरूरी है। पहले इनर कॉलम में 30.88 लिखिएगा, लैंड एज पर ट्रायल बैलेंस प्लस अपवार्ड रिवैल्यूएशन 9.62 दोनों का सम करके आउटर कॉलम में आ जाएगा। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में लूज टूल्स इंक्लूड है। इसका सिर्फ यही रोल है बेटा कि जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आपको ट्रायल में दिया हुआ है इसमें से ये लूज टूल्स को माइनस कर दो, बाकी को फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दिखाओ और लूज टूल्स को भी वहीं पर शो कर दीजिएगा इन्वेंट्री के हेडिंग में। विच डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी का मतलब होता है ये पीपी में नहीं आएगा, इन्वेंट्री में ही आएगा। ये नया पॉइंट है, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी अमाउंटिंग टू दिस मच हैज नॉट बीन एक्नॉलेज्ड एज डेट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, कंपनी के ऊपर किसी ने क्लेम कर रखा है लेकिन वो क्लेम अभी लायबिलिटी नहीं बना है। बैलेंस विद बैंक में अनशेड्यूल्ड बैंक का इंक्लूड है। यानी बच्चों इस क्वेश्चन में नए पॉइंट्स थे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर होल्डर फंड का सी पॉइंट है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करेंट लायबिलिटी का बी पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर नीचे लिखा हुआ है कि 2 साल के लिए होल्ड करना है इसलिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल डब्ल्यूआईपी पीपी में थर्ड पॉइंट के अंतर्गत आता है इनटेंजिबल एसेट के बाद, गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री में ही आता है, ये रिवैल्यूएशन को अपन रिवैल्यूड अमाउंट को ट्रायल बैलेंस की वैल्यू से कंपेयर करके रिवैल्यूएशन सरप्लस निकालेंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस को अपन लोग शो कर देंगे, डबल इफेक्ट ले लेंगे इसका, एक तरफ रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर देंगे पुराने रिवैल्यूएशन रिजर्व में प्लस करके और फिर उसको अपन लोग लैंड में प्लस भी कर देंगे। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट कंटीजेंट लायबिलिटी में आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं, मई 25 के मेन एग्जाम का क्वेश्चन। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए की फेस वैल्यू का दिया हुआ है 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 3 लाख रुपए, फैक्ट्री बिल्डिंग दिया है इतना, प्लांट मशीन दिया है इतना, फर्नीचर फिटिंग दिया है इतना, जनरल रिजर्व है, टर्म लोन है, रॉ मटेरियल है, एफजी है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, डिविडेंड पेबल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल है, अनसिक्योर्ड लोन है, ट्रेड पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपने को एसेट की कॉस्ट दिया हुआ है, बिल्डिंग की, प्लांट मशीन की, फर्नीचर की। 1 अप्रैल 24 को इक्विटी शेयर 5,000 फुली पेडअप थे और 1,070 पेडअप थे, 30 रुपए कॉल किया गया। 1 अक्टूबर को एक शेयर होल्डर ने 75 शेयर का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर को फॉरफिट करके 70 रुपए में रीइश्यू कर दिया गया। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर पीएल अकाउंट में इंक्लूड है। बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड 15,000 रुपए, बैंक लोन फ्रॉम पीएफआई में इंटरेस्ट एक्रूड इंक्लूड है और डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है इतनी तारीख को। क्वेश्चन में मैं आपको नए पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, पुराने पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। पहला नया पॉइंट है इस क्वेश्चन का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। आप इस क्वेश्चन को अपनी सीट के क्वेश्चन नंबर 3 से कंपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ था, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा था, उसको जनरल रिजर्व में एडजस्ट करो, अपन ने उसको जनरल रिजर्व में से माइनस किया। इस क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि इसको क्या करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था ना बेटा कि इसको जनरल रिजर्व में एडजस्ट करो, वो लाइन इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। ऐसी स्थिति में अपन लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को पीएल अकाउंट के अगेंस्ट में अपने मन से राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफर करने की परमिशन अब नहीं देता है, तो इसीलिए उसको राइट ऑफ तो करना पड़ेगा। राइट ऑफ करेंगे तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व लिखा था 3 नंबर क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व में किए, नहीं लिखा है तो अपने को पीएल में एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मैं कंपेयर करना चाहूंगा एक और क्वेश्चन से, 5 नंबर क्वेश्चन से अपनी सीट के। 5 नंबर क्वेश्चन में अपने को करेंट ईयर का पीएल बना ही नहीं है, उसमें भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है। वहां पर अपन लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को रिजर्व एंड सरप्लस में ना पीएल में से माइनस करेंगे ना जनरल रिजर्व में से माइनस करेंगे। वहां पर तो करेंट ईयर का पीएल बना ही नहीं है, तो अपन लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को सीधा
अदर एक्सपेंस में शो करेंगे। इस क्वेश्चन का दूसरा नया पॉइंट है, इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2 और 3। इस क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 2 और 3 में अपन लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला ये होगा, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर री इशूड 75 शेयर मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में अमाउंट ओरिजिनली रिसीव पर शेयर 70 रुपए प्लस अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू 70 रुपए, दोनों का सम करके 140 रुपए अपने को टोटल मिला है। पार वैल्यू माइनस कर दीजिए 100 रुपए, 40 रुपए हो गया पर शेयर प्रॉफिट। 75 शेयर का प्रॉफिट हो गया 3000 रुपए। बेटा इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, इस पॉइंट को अपनी सीट के क्वेश्चन नंबर 7 और 10 से कंपेयर करेंगे ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मालूम चलती है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसा पॉइंट दिया हुआ था, ये रहा। इसमें अपन ने प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर निकाला था 5000। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसा ही पॉइंट दिया हुआ था, ये वाला। इसमें अपन ने प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड से निकाला 5000 रुपए। मगर इस क्वेश्चन में भी अपन ने प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर निकाला 3000 रुपए। मगर एक क्लासिक डिफरेंस ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि इन दोनों क्वेश्चन में 7 और 10 नंबर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था कि प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर पीएल अकाउंट में इंक्लूड है, जबकि इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर पीएल अकाउंट में इंक्लूड है। ये क्लासिक डिफरेंस आ गया है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में और अपनी सीट के 7 और 10 नंबर क्वेश्चन में। एक और डिफरेंस नोटिस कीजिएगा इसी से कनेक्टेड। वो डिफरेंस है प्यारे बच्चों, आप टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन तीनों क्वेश्चन में कितने हैं देखिए और उसको पार वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई कीजिए। रिजल्टेंट फिगर क्या आएगी निकालिए। यहां पर 5000 इक्विटी शेयर ये वाले हैं, 1000 इक्विटी शेयर ये वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 6000। 100 रुपए पार वैल्यू है, 6 लाख रुपए हो गया। अब इस 6 लाख रुपए को जो शेयर कैपिटल ट्रायल में दिया उससे कंपेयर कीजिए, 6 लाख रुपए ही ट्रायल में दिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड अपनी सीट के क्वेश्चन नंबर 7 और 10 को देंगे जो कि सेम क्वेश्चन है, तो उन दोनों क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखिए 6000 ये है, 2000 ये है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 8000। 100 रुपए पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 8 लाख रुपए हो गया। ट्रायल में देखिए, ट्रायल में 8,05,000 रुपए दिया हुआ है। क्या निष्कर्ष निकला कि जो मई 25 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन में आपको जो शेयर कैपिटल ट्रायल में दी हुई थी ना, वो आपकी टैली हो रही है किससे, जितने टोटल शेयर टैली होने चाहिए 6000 इंटू 100। लेकिन जो अपनी फिट के 7 और 2 नंबर क्वेश्चन है ना, उन दोनों क्वेश्चन में शेयर कैपिटल आपकी जो है ना बेटा, ये टैली नहीं हो रही है। होनी चाहिए 8 लाख रुपए, है 8,05,000 रुपए। इसका क्या मतलब निकला? इसका यह मतलब निकला कि इन दोनों क्वेश्चन में जो प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर है ना 5000 रुपए, वो शेयर कैपिटल में इंक्लूड है, इसीलिए शेयर कैपिटल 5000 रुपए ज्यादा आ रही है। लेकिन जो मई 25 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना बच्चों, इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल की अमाउंट सही है, मतलब इन लोगों ने अकाउंटिंग तो प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर की सही की थी, बस ये है कि उसको कैपिटल रिजर्व में डालना चाहिए था, उसको इन लोगों ने गलती से पीएल अकाउंट में डाल दिया बेटा। तो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यानी कि मई 25 वाले क्वेश्चन में शेयर कैपिटल सही है बेटा, उसमें कुछ नहीं करेंगे। जो पीएल अकाउंट का बैलेंस दिया है 99,000, इसमें अपन लोग जो 3000 रुपए प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिट से आया था उसको माइनस करेंगे और उसको यहां से माइनस करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। जबकि इन दोनों क्वेश्चन में जो अपनी स्टडी क्वेश्चन है बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन में ये इंप्लाइड है, दिया नहीं है कहीं पर, इंप्लाइड है कि प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर जो है वो शेयर कैपिटल में इंक्लूड हो गया है, इसलिए अपन लोग उसको शेयर कैपिटल में से माइनस करेंगे ऑन द वन हैंड और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में मई 25 वाले क्वेश्चन में एंट्री पास कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व 3000 रुपए, जबकि इस क्वेश्चन में अपन एंट्री पास कर रहे हैं प्यारे बच्चों शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5000 रुपए। दोनों में एंट्री में ये डिफरेंस आ गया है। अब मई 25 के क्वेश्चन में और कोई नया पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं। अब बेटा मैं आप लोग को पीएल अकाउंट के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज दे रहा हूं। पीएल अकाउंट के लिए आप लोग अपनी सीट का पेज नंबर 30 निकाल के पीएल अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला आता है, अदर इनकम दूसरा आता है, टोटल इनकम तीसरा आता है, एक्सपेंस में 7 आइटम आते हैं। शुरू के 3 आइटम स्टॉक से कनेक्टेड है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पहला है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दूसरा है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP FG एंड स्टॉक इन ट्रेड तीसरा है। फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट चौथा है, EFDO आता है, EFDO एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस किया, PAT आ गया। PAT को अपन कैरी ओवर करेंगे बैलेंस शीट में। बेटा अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन वाइज इसका एक्सपर्ट नॉलेज दे रहा हूं। बेटा मैं आपको क्वेश्चन वाइज ले चलता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रायल के क्रेडिट साइड के आइटम को पहले एनालाइज कीजिए। ट्रायल के क्रेडिट साइड के आइटम या तो लाइबिलिटी में आएंगे या इनकम में आएंगे या किसी एसेट या एक्सपेंस में माइनस होंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाएगा, बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाएगा, ट्रेड पेबल में आ जाएगा, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा, रेंट रिसीव्ड अदर इनकम में आ जाएगा, ट्रांसफर फी अदर इनकम में आ जाएगा क्योंकि ट्रायल के क्रेडिट में है। पीएल अकाउंट अगर करेंट ईयर का SPL नहीं बना है तो जो पीएल अकाउंट ट्रायल में दिया रहता है वो रहता है ओपनिंग प्रॉफिट। उसको अपन लोग रिजर्व एंड सरप्लस में इनर कॉलम में ओपनिंग प्रॉफिट के नाम से शो करेंगे। जब SPL बन जाएगा तो करेंट ईयर का प्रॉफिट वहां से मालूम चलेगा, उसको इसमें अपन लोग प्लस कर देंगे। डिप्रेशन का प्रोविजन अगर ट्रायल के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह में कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिप्रेशन है, इसको PP में माइनस करके शो कर दीजिएगा। ट्रायल में अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और यहां पर मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। प्यारे बच्चों अगर आपको मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है ना तो ये आपका आ जाएगा COMC में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। ऐसे केस में जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा ना वो रॉ मटेरियल का नहीं माना जा सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो मटेरियल कंज्यूम निकालते समय ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा। तो उस केस में जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा ना प्यारे बच्चों वो आप FG WIP या SIT का मानिएगा। इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के बेस पे चेंज इन इन्वेंट्री निकालिएगा। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके चेंज इन इन्वेंट्री निकालिएगा। चेंज इन इन्वेंट्री प्लस में आया तो प्लस में शो कर दीजिएगा, माइनस में आया तो माइनस में शो कर दीजिएगा। फर्नीचर डिस्काउंट अदर एक्सपेंस में आ गया। लोन टू डायरेक्टर लिखा हुआ है। ट्रायल के डेबिट में मतलब या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा या किसी लाइबिलिटी में से माइनस होगा, किसी इनकम में से माइनस होगा। लोन टू डायरेक्टर है, एसेट है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस दिखा दीजिएगा। एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, अदर एक्सपेंस, बैड डेट अदर एक्सपेंस, कमीशन अदर एक्सपेंस, प्लांट मशीन PP रेंटल अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। करेंट अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट होता है। कैश इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंस कॉस्ट में आ गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्योंकि करेंट ईयर का SPL नहीं बना है प्यारे बच्चों, ये आपको अदर एक्सपेंस में शो करना है। फिक्सर में आ गया वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कंज्यूमबल। प्लीज रिमेंबर कंज्यूमबल को गलती से बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में शो मत कर दीजिएगा। कंज्यूमबल जो है प्यारे बच्चों वो आपका CCE कंज्यूमबल जो है प्यारे बच्चों वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं, वो आपका अदर एक्सपेंसेस में रिफ्लेक्ट करता है। फ्री होल्ड एंड PP में आ गया। टूल्स एंड इक्विपमेंट PP में आ गया। गुडविल इंटेंजिबल एसेट में आ गया। ट्रेड रिसीवेबल में आ गया। डीलर्स एड अदर एक्सपेंस में आ गया। ट्रांजिट इंश्योरेंस अदर एक्सपेंस में आ गया। ट्रेड एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट अदर एक्सपेंस में आ गया। डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका इन्वेंट्री में। क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन के 10 पॉइंट पढ़ लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट ऑथोराइज कैपिटल के बारे में है और इशूड कैपिटल के बारे में है। सेकंड पॉइंट
रेंट और वेजेस आउटस्टैंडिंग के बारे में है। थर्ड पॉइंट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने बोल रहा है डब्ल्यूडी पे। फोर्थ पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। फिफ्थ पॉइंट पीएफडीडी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। सिक्स पॉइंट टैक्स का प्रोविजन बनाने के लिए बोल रहा है। सेवन पॉइंट जनरल लेजर में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है। टर्म लोन में इंस्टॉलमेंट 17 लाख रुपए इंक्लूड है। ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। बीओडी ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। एक बार मैं आप लोग को पहले ये 10 पॉइंट का ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करता हूं। पॉइंट नंबर 10, बीओडी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया, नोट्स में शो कीजिएगा। पॉइंट नंबर 9, ट्रेड रिसीवेबल जो अपने को बैलेंस शीट में दिया होगा, ट्रायल में दिया होगा, उसमें से मोर देन 6 मंथ को अलग कर दीजिएगा, अदर्स को अलग कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, उसमें से पीएफडीडी को माइनस कीजिएगा। पॉइंट नंबर 8, जो ये लोन की अमाउंट 17 लाख रुपए है, करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग के नाम से शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ जाएगा और बाकी को आप दिखा दीजिएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में। रिजर्व में ट्रांसफर करना है, पीएल में से माइनस करो, जनरल रिजर्व में प्लस करो। टैक्स का प्रोविजन करने बोल रहा है, जब पीबीटी निकल जाएगा एसपीएल अकाउंट में तो पीबीटी का टैक्स का प्रोविजन करने बोल रहा है। जब पीबीटी निकल जाएगा तो पीबीटी को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके प्रोविजन फॉर टैक्स निकाल के उसको पीएल में दिखा देना और उसी प्रोविजन फॉर टैक्स को शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से दिखा देना। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया है क्वेश्चन में तो पीएल अकाउंट में दो आइटम आपके गायब रहेंगे, एक तो एसपीएल में, एक तो आपको मतलब बैलेंस शीट में दो आइटम गायब रहेंगे, एक तो आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन गायब रहेगा और एक आपको रिजर्व एंड रिजर्व में करेंट प्रॉफिट गायब रहेगा। उसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिया है ट्रायल में, क्लोजिंग स्टॉक दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तीनों को रॉ मटेरियल का मानिएगा। तीनों को रॉ मटेरियल का मानेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। ऐसे केस में आप लोग सीओएमसी ही दिखाइएगा मेन एसपीएल में ना परचेज ऑफ एसआईटी आएगा ना चेंज इन इन्वेंट्री आएगा, क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में शो कर दीजिएगा। पीएफडीडी 5% क्रिएट करने बोला है। पीएफडीडी क्रिएट करने जब बोलता है ना, बैकडेट अगर ट्रायल के डेबिट में दिया है मतलब इसकी एंट्री हो गई है तो इसका ट्रेड रिसीवेबल में इफेक्ट आ चुका है, इसको आप दिखा दीजिएगा सीधा अदर एक्सपेंस में। इसके अलावा एडिशनल पीएफडीडी कैलकुलेट कीजिएगा। एडिशनल पीएफडीडी कैसे निकालेंगे, ट्रेड रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाई ये परसेंट, ये आपका क्लोजिंग पीएफडीडी आ गया, उसमें माइनस कर दीजिएगा ओपनिंग पीएफडीडी को जो कि अपने को ट्रायल में दिया रहता है, ये रहा 25,000 रुपए, तो आपका एडिशनल पीएफडीडी आ जाएगा। एडिशनल पीएफडीडी को आप लोग शो कीजिएगा अदर एक्सपेंस में। ट्रेड रिसीवेबल में से टोटल पीएफडीडी माइनस होगा, क्लोजिंग पीएफडीडी माइनस होगा, जो कि निकलेगा डेटर की अमाउंट इनटू 5%। पीएफडीडी को आखिरी माइनस करते हैं बेटा, पहले मोर देन 6 मंथ लिखो, प्लस अदर्स करो, दोनों को जोड़ो, माइनस क्लोजिंग पीएफडीडी इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल का आउटर कॉलम। बेटा डिप्रेशन अपने को करेंट ईयर का लगाने बोल रहा है डब्ल्यूडीवी बेसिस पे। डब्ल्यूडीवी पे अगर डिप्रेशन लगाने बोल रहा है ना प्यारे बच्चों, तो अपने को ट्रायल बैलेंस में ये जो तीनों आइटम दिए हुए हैं ना, ये तीनों है ओरिजिनल कॉस्ट, ये है प्रोविजन फॉर डिप्री, ये ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिप्री होगा क्योंकि करेंट ईयर का डिप्री अभी लगा नहीं है। आप लोग ओरिजिनल कॉस्ट में से इस प्रोविजन फॉर डिप्री को अगर माइनस कर देंगे ना, आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगा। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी को डिप्रेशन के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका करेंट ईयर का डिप्री आ जाएगा। करेंट ईयर के डिप्री को दिखा दीजिएगा एसपीएल में, फिर करेंट ईयर के डिप्री को ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिप्री में प्लस कर देंगे ना तो आ जाएगा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिप्री। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिप्री जो आएगा प्यारे बच्चों, उसको आप लोग पीपी में ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करके शो कीजिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है प्यारे बच्चों, उसका डबल इफेक्ट लीजिएगा, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में प्लस कीजिएगा और अदर करेंट लायबिलिटी में शो कीजिएगा। ऑथोराइज कैपिटल शेयर कैपिटल के नोट में आ जाएगा और इशूड कैपिटल भी शेयर कैपिटल में आ जाएगा। अब मैं ट्रायल को एक बार देख लेता हूं। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कमीशन ट्रायल के क्रेडिट में है, इनकम है, अदर इनकम में आएगा। इक्विटी शेयर में ये ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल दिखा दीजिएगा। जनरल रिजर्व में आ जाएगा। ओपनिंग पीएल अकाउंट रिजर्व में पीएल अकाउंट की हेडिंग में आ जाएगा। एसपीए रिजर्व में आ जाएगा। टर्म लोन में से ये 17 लाख रुपीस को दिखा दीजिएगा करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग के नाम से और बाकी को दिखा दीजिएगा एलटीबी के नाम से।
ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिप्री, प्रोविजन फॉर बिल पेबल। बिल पेबल भी ट्रेड पेबल की हेडिंग में आता है। ट्रेड पेबल का नोट बनता है जब बिल पेबल दिया हो तब। परचेस वेजेस सैलरी, वेजेस सैलरी में आउटस्टैंडिंग वेजेस को जोड़ दीजिएगा। रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट को जोड़ दीजिएगा। रेट्स एंड टैक्स, सैलरी वेजेस। डायरेक्टर फी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में नहीं आता है बल्कि अदर एक्सपेंस में आता है। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, लैंड, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस इनकम टैक्स पेड एसपीएल में नहीं आता, बैलेंस शीट में आता है शॉर्ट टर्म लोन एडवांस की हेडिंग के अंतर्गत। ओपनिंग स्टॉक, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। 8 नंबर क्वेश्चन अपनी सीट का। 8 नंबर क्वेश्चन में अपने को लैंड एट कॉस्ट दिया हुआ है 800, कॉल्स इन रेट दिया है 5, कैश इन हैंड दिया हुआ है 2, प्लांट मशीन एट कॉस्ट दिया है 824, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, कैश, एडजस्टेड परचेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एओएच, सेलिंग एक्सपेंस, डिवेंचर इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर 10% डिवेंचर, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, एसपीए, सेल्स, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिप्री, सस्पेंस अकाउंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑथराइज कैपिटल, रिवैल्यूड द लैंड, इक्विटी शेयर में अदर देन कैश वाले शेयर, सस्पेंस अकाउंट ऑफ 10,000 रुपये रिप्रेजेंट सेल वैल्यू ऑफ मशीन, जो मशीन को बेचा गया है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 24,000 रुपये है, उसका डिप्रेशन 20,000 रुपये है। डिप्रीफन मशीन में लगाना है 10% ऑन कॉस्ट। बैंक बैलेंस में अदर देन अनसेटल्ड बैंक इंक्लूड है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ वाला है। 1 बाई 1 इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 लाख रुपए है, 10 वाले शेयर है, 50,000 शेयर हो गए इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल इनर कॉलम में, अदर देन कैश वाले शेयर को इनर कॉलम में दिखा दो, आउटर कॉलम में आ जाएगा ये। कॉल्सिनेटर का दिया होगा तो माइनस कर दीजिएगा। डिबेंचर्स को दिखा दीजिएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में, जनरल रिजर्व, रिजर्व सोर्स, पीएल अकाउंट, एसपीए, पीएल रिजर्व सोर्स, सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डिप्री, सस्पेंस अकाउंट। इसमें ये नए पॉइंट ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, है ना। पुराने पॉइंट्स में अपन टाइम वेस्ट नहीं करते। अब नए पॉइंट है बेटा, सस्पेंस अकाउंट कंसेप्ट। सस्पेंस अकाउंट में अगर क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट दिया हो ना, तो पॉइंट नंबर 4 में क्या करेंगे आप लोग, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी निकाल लीजिए। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी कैसे निकालेंगे पहले बच्चों। ओरिजिनल कॉस्ट 24,000 रुपए है, इसमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 20,000 को माइनस करो, डब्ल्यूडीवी ऑफ पीपी सोल्ड आ गया 4,000 रुपए, सेल वैल्यू 10,000 रुपए है, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 6,000 रुपए, प्रॉफिट ऑन सेल को अदर इनकम में शो कर दीजिए। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या करना है बेटा, करेंट ईयर का डिप्री निकालना है। करेंट ईयर का डिप्री निकालने के लिए 10% ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है। 10% ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है मतलब ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। कैसे निकालेंगे, प्लांट मशीन जो ट्रायल के डेबिट में 824 दिया हुआ है, इसमें जो प्लांट बिक गया है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को माइनस करो। 24 ओरिजिनल कॉस्ट है जो प्लांट बिक गया है उसकी, 824 में 24 माइनस किया 800 आ गया, 800 का 10% निकालिए, 80 आ गया आपका करेंट ईयर का डिप्री। करेंट ईयर का जो डिप्री आया है 80, उसको दिखा दीजिएगा एसपीएल में। बैलेंस शीट में कैसे करेंगे प्लांट मशीन को, ओरिजिनल कॉस्ट में से सोल्ड एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करो, बच गया 800। प्रोविजन फॉर डिप्री क्लोजिंग निकालो। प्रोविजन फॉर डिप्री क्लोजिंग निकालने का फॉर्मूला होगा, जो ट्रायल में अपने को प्रोविजन दिया है वो है ओपनिंग, उसमें प्लस कर दीजिएगा करेंट ईयर का डिप्री जो 80 आया था, माइनस कर दीजिएगा डिप्री ऑफ एसेट सोल्ड जो कि है 20, तो आपका क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिप्री आ जाएगा, उसको पीपी में माइनस कर दीजिएगा। इनकम टैक्स का प्रोविजन डबल इफेक्ट पड़ जाएगा इसका। क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टेड परचेज अगर अपने को ट्रायल बैलेंस में दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टेड परचेज ट्रायल में दिया हो, तो एडजस्टेड परचेज को सीधा एसपीएल में दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्ट अपन लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में नया पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड पेड का। इंटरिम डिविडेंड पेड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को अपन लोग मेन पीएल अकाउंट में शो नहीं करते हैं, इसको अपन लोग रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल के बैलेंस में से माइनस करके शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो नए पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में नए पॉइंट में एक तो शेयर कैपिटल वाला मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। इसके अलावा क्वेश्चन में नया पॉइंट गुडविल को एमोर्टाइज करने बोल रहा है 1/5। गुडविल 12,50,000 है, इसका 1/5 निकाल दो, 2.5 लाख रुपए डिप्रीशन आ गया। डिप्रीशन को डिप्रीशन एंड एमोर्टाइजेशन में शो कर देना, उसको बैलेंस शीट में गुडविल में से माइनस कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सबसे आईएमपी पॉइंट है क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2,
क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 2 में आपको बोल रहा है कि कंपनी इक्विटी शेयर में 5% का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिएगा डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट क्या दिया हुआ है। डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट दिया हुआ है 31 मार्च 21, यानी बैलेंस शीट डेट को ही डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये नोट में नहीं आ सकता। नोट में तब आता है डिविडेंड डिक्लेयर जब वो बैलेंस शीट की डेट के बाद होता है। ये बैलेंस शीट की डेट में हुआ है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट होगा। अपने को डिविडेंड की पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। डिविडेंड की अमाउंट निकालते समय इक्विटी शेयर कैपिटल में 5% डिविडेंड है। इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप कैपिटल कितने रुपए है, रेक्टिफिकेशन का 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए का 5% निकाल दिया 40,000 रुपए। अगर इक्विटी शेयर में आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो प्रीफरेंस शेयर में भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा, ये माना जाता है क्योंकि वो कंपलसरी है। अगर आप इक्विटी डिविडेंड दे रहे हो तो आपको प्रीफरेंस डिविडेंड देना कंपलसरी है। प्रीफरेंस डिविडेंड 6% 5 लाख का निकाल दीजिए, 30,000 रुपए आ गया। 40,000 रुपए इक्विटी देना था, 70,000 रुपए हो गया। 70,000 रुपए के डिविडेंड की एंट्री पास करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट। इसको एक तरफ तो अपन लोग रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल के बैलेंस में से माइनस के शो करेंगे, और एक तरफ इसको अपन लोग डिविडेंड पेबल के नाम से अदर करेंट लाइबिलिटी की हेडिंग में शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में नए पॉइंट्स ये हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब इसका डबल इफेक्ट आ चुका है। इसको अपन लोग सीधा बैलेंस शीट में शो करते हैं ओसीएल में, इसको अपन लोग रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस नहीं करते हैं। प्रोविजन फॉर आउटफ्लो वही पॉइंट है जो पिछले क्वेश्चंस में कवर हुआ था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू ट्रायल में दिया हुआ है, सीधा ओसीएल में आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रायल में दिया है, सीधा ओसीएल में आएगा। अनक्लेम डिविडेंड अदर करेंट लायबिलिटी में आता है। लूज टूल्स को सीधा इन्वेंट्री में शो कीजिएगा। इस क्वेश्चन में जो आईएमपी पॉइंट है ना बेटा वो ये है कि आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है परचेज फिनिश गुड्स का लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 रुपए ज्यादा है। बेटा जब आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में दिया होना तो परचेज ट्रायल में हो ही नहीं सकता, वो परचेज की जगह एडजस्टेड परचेज होता है। यहां पर चूंकि फिनिश गुड्स लिखा हुआ है इसलिए इसको अपन लोग एसआईटी का मानेंगे। पहले अपन लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, पहले अपन लोग निकालेंगे परचेज ऑफ एसआईटी। परचेज ऑफ एसआईटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है 4,20,000, अपन फॉर्मूला लगाएंगे एडजस्टेड परचेज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज लेफ्ट हैंड साइड में 420, ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक से 1,60 कम है, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर आपका परचेज आ जाएगा 5,80,000, वो होगा परचेज ऑफ एसआईटी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, एडजस्टेड परचेज नहीं आएगा क्योंकि फिनिश गुड्स लिखा हुआ है। परचेज ऑफ एसआईटी दिखा दीजिए 5,80,000 रुपए, और चेंज इन इन्वेंट्री निकाल दीजिए ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके, उसको चेंज इन इन्वेंट्री में शो कर दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।